तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 हाई ग्रोथ कंपनीज़ के बारे में और इन 4 में से देखिए 3 के तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और एक के रिजल्ट आई थिंक 2nd ऑफ फ़ेब को आने वाले हैं। तो इन चारों को हम एनालाइज़ करने वाले हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज़ करने वाले हैं, आगे की रणनीति यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और टेक्निकल चार्ट पे भी क्या सिचुएशन है, कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ नहीं करनी विद रैशनल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वन एंड ओनली एसआरएफ के बारे में। तो एसआरएफ के कल के दिन क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, तो एक बार रिजल्ट को हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ पर स्टैंड अलोन बेसिस पे भी हर बिजनेस को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, 7% आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लाइन है टॉप लाइन में, या फिर आप कह सकते हैं कि डी ग्रोथ है 7% सिक्वेंशियल बेसिस पे। एबिटा 0%, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल भी पोस्ट नहीं किया है। 0% यहाँ पर ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और सिक्वेंशियल बेसिस पे 5% की ग्रोथ है। पैट देखिए फ्लैट है ईयरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे 6% की ग्रोथ है। मार्जिन्स की बात करें तो वाई वाई कंपैरिजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% यहाँ पर मार्जिन डाउन है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर एक्सपेंड हमको होते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखेंगे तो नंबर्स यहाँ पर काफ़ी वीक आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी कमज़ोर नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन समझने वाली बात क्या है वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनके सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो कैसे रहे नंबर। तो सबसे पहले हम इनके केमिकल बिजनेस की बात करेंगे। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है कि बहुत बड़ा केपेक्स ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है और नए केपेक्स भी अनाउंस करें जिसकी बात कर दिया है, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो आप देखिए कि जो रेवेन्यू में है 23% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है वाई वाई बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% से ग्रो हुआ है। अगर हम करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर की बात करें तो ईयरली बेसिस पे इनका केमिकल बिजनेस लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है और इनका फोकस केमिकल बिजनेस पे काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपने अभी नंबर देखे हैं ये क्यों वीक नजर आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है देखिए इनका पैकेजिंग फेन वाला बिजनेस, जो कि पिछले क्वार्टर में भी हिट हुआ था और अगेन फिर से एक बार हिट हुआ है। तो यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिली है। इनका जो टेक्निकल टेक्सटाइल वाला बिजनेस है उसमें काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमको 21% की देखने को मिली और दूसरे बिजनेस हैं वो भी 14% से डिक्लाइन होते हुए नजर आए। तो सिर्फ केमिकल बिजनेस इनका है जिसने अच्छा किया है। बाकी जो 3 बिजनेस सेगमेंट है वहाँ पर डिक्लाइन हमको होती हुई देखने को मिली है। इसकी वजह से इनका ओवरऑल जो नंबर्स हैं आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप केमिकल को कंसिडर करते हैं जो कि फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है इनका, जहाँ पर बड़ा केपेक्स ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मार्केट है उसका फोकस भी इसी बिजनेस पे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये काफ़ी बड़ा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट से आने वाला है और इसी वजह से स्टॉक में भी हमको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल देखें तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस यहाँ पर और रह सकती है। अभी टेक्निकल चार्ट पे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा देखिए कल के दिन इन्होंने अगेन एक बार फिर से यहाँ पर केपेक्स अनाउंस कर दिया है। स्पेशलिटी फ्लोरोपॉलीमर्स में करीब 600 करोड़ का केपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है, जहाँ पर करीब 24 मंथ में कैपेसिटी हमको ऐड होती हुई नज़र आएगी। और ये जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग है इट इज़ इट विल बी ऑफ मिक्स ऑफ डेट एंड इंटरनल अक्रूवल्स। और एक और केपेक्स इन्होंने अनाउंस किया है कल के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब 110 करोड़ का ये जो है केपेक्स यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है, जहाँ पर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी लगाने वाले हैं, जहाँ पर जो स्पेशलिटी जो इनके केमिकल्स हैं उसमें ये बेसिकली यहाँ पर केपेक्स कर रहे हैं। तो लगातार केपेक्स अनाउंस कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चीज़ हमको देखने को मिल रही है। बाकी टेक्निकली बात करें या फिर हमको करना क्या है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक अच्छे सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है। ऊपर इस तरह से अभी इसमें करेक्शन आ चुकी है। अगर ऊपर इस तरह से करेक्शन की बात करें तो आप देखिए कितना करेक्ट हो चुका है स्टॉक, करीब 25% की करेक्शन आ चुकी है। तो यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एसआईपी की जा सकती है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है, ब्रेकडाउन आता है, तो फिर ये स्टॉक आपको मान के चलिए करीब करीब 1650 से 1700 के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक बेस्ट बाइंग रेंज होगी इस कंपनी के लिए। यहाँ पर मोटी एसआईपी की जा सकती है 1650 से 1700 की रेंज में, लेकिन इस लेवल से भी एसआईपी कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि मुझे लगता है ये कंपनी पूरा पोटेंशियल रखती है निफ्टी 50 में आने का। जी हाँ, तो निफ्टी 50 में आने का पूरा पोटेंशियल रखती है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, केपेक्स अनाउंस कर रही है और लगातार अपने एक बिजनेस सेगमेंट में कंपनी अच्छा कर रही है। बिकॉज ऑफ वीक डिमांड अगर मैं बात करूँ तो इनके दूसरे सेगमेंट अच्छे नहीं करे, जो कि देर सवेर अच्छे करते हुए नजर आई है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी सारे सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है। और बाकी वैल्यूएशन की बात करें तो 30 के पी पे ये स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से रीजनेबल है। अगर हम ऑल टाइम इसका प्राइस टू अर्निंग देखें
तो वो करीब आता है देखिए 20-21 के आसपास। तो यहाँ से और गिरावट यहाँ से इसके वैल्यूएशन और रीजनेबल होते जाएंगे, और मेरे ख्याल से इस स्टॉक को ज़रूर आपको एसआईपी करनी चाहिए ओवर द लॉन्ग पीरियड। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इसके भी कल के दिन नंबर आए हैं और आज देखिए करीब 6% की शानदार तेजी हमको देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे नहीं है जी हाँ, तो देखिए ना ही ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, ना ही क्वार्टरली बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी कि एमडीएफ की जो अभी डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेसिकली इंपोर्ट की वजह से हिट होती हुई नज़र आई है। प्राइसिंग प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है, जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, उसकी वजह से स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका था। और ये मैंने आपके साथ पहले भी बात करी थी, जब हमने इस लेवल पे था तब भी बोला था कि यहाँ पर गिर सकता है, और इस लेवल से भी बात करी थी गिर सकता है। तो ये जो लेवल है अभी जिस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो करीब मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल है इसको ऐड करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करनी। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्जिन्स भी हिट हुए हैं, सेल्स भी हिट हुई है, और यहाँ पर आगे भी मार्जिन हिट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं रीज़न इनके मार्जिन क्यों इतने हिट हो रहे हैं, उसके पीछे देखिए मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पर बताया है कि जो वॉल्यूम्स हैं, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बिकॉज इम्पोर्ट अभी काफ़ी हो रहा है। एमडीएफ जो है सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और साथ ही साथ आप देखिएगा कि आने वाले समय में FY 24-25 में लार्ज अमाउंट ऑफ न्यू कैपेसिटीज़ ऑन स्ट्रीम हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी वीक डिमांड सिनेरियो में सरप्लस कैपेसिटी आएगी, तो एक काइंड ऑफ प्रेशर रहेगा, रियलाइजेशंस पे भी रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी रहेगा, जिसकी वजह से ये जो है प्रेशर और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जब वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से ग्रीन पैनल के अट्रैक्टिव है, तो 2-3% अलोकेशन मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी इस लेवल पे दिया जा सकता है ग्रीन पैनल में। लेकिन और गिर सकता है, अगर ये यहाँ से गिरा 275 से गिरा तो फिर आपको ये स्टॉक 215 के आसपास, 220 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी नीचे है। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक गिर सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे हमने बात करी और पहले से करते आ रहे हैं कि ग्रीन पैनल डेफिनेटली एक लीडिंग कंपनी है। एमडीएफ जो कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा इनके पास है, लेकिन जो मार्केट में अभी हाल है, जो बिजनेस हेडविंड्स हैं अभी डेफिनेटली दिखती है, नज़र आ रही हैं थोड़े आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर 1-2 साल का वेट करना पड़ सकता है। अगर वेट कर सकते हैं तो बाय कीजिए, अगर वेट नहीं कर सकते कि पेशेंस नहीं है तो मेरे ख्याल से इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं ग्रीन पैनल को। बाकी देखिए आपका डिसीजन है क्या करना है क्या नहीं करना। थर्ड हम बात करेंगे लॉरस लैब की। इसके रिजल्ट हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आगे क्या करना है उसकी बात करें तो देखिए कॉन कॉल मैंने अभी सुनी नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन जो मेरे पास अपडेट्स आ रही है वो यही है कि जो कॉन कॉल गाइडेंस है, जो जो आगे की डिमांड बताई जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है काइंड ऑफ डाइसी है। और जो अभी FY 23 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है, जो $1 बिलियन का जो रेवेन्यू गाइडेंस है, -10% आप कह सकते हैं कि उसके लिए अभी फोर्थ क्वार्टर में इनको करीब करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वीकली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकडाउन हो चुका है, और यहाँ से थोड़ा सा अभी रिकवर करना मुश्किल लग रहा है। हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट करे या फिर और गिरे, और गिरता है तो ये करीब करीब 250 के आसपास भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए लॉरस लैब में। क्वार्टर 4 का एटलीस्ट इंतजार कीजिए, क्या ये जो इन्होंने गाइडेंस दी है वो पोस्ट कर पाते हैं नहीं, उसके बाद हम यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। मैं मेरे पास है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच मोड में हूँ, जितना लोकेशन था उतना ही है। यहाँ पर साइड लाइन से हमको अभी देखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये फोर्थ है स्टॉक दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, यानी कि CDSL। अब CDSL के रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन इसके रिजल्ट आने वाले हैं आई थिंक 2 फेब को। तो रिजल्ट आने से पहले मुझे लगता है अभी इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट क्योंकि जितने भी आ रहे हैं उसके बाद स्टॉक ज़्यादातर गिर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने देखा है ज़्यादातर स्टॉक गिर ही रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके बावजूद गिर रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक गिरता है यहाँ से भी, तो फिर ये आएगा अपने 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, जो कि है करीब करीब 875 या फिर 880 के आसपास। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए 881 के आसपास इसका जो है सपोर्ट होगा नेक्स्ट। लेकिन इस लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली SIP कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी पहले से बात कर रहा हूँ कि 1700 के प्राइस पे जब ये स्टॉक गया था, 1750 के प्राइस पे, कि यहाँ पर बाय नहीं करना है, मौका मिलेगा 1000 के लेवल के आसपास आएगा। तो अब 1000 के लेवल के आसपास आ गया है तो मेरे ख्याल से बाइंग की जा सकती है, क्योंकि डिपॉजिटरी सर्विसेज तो रहने ही वाली है, कैपिटल मार्केट्स तो रहने ही वाले हैं, और ये जो बिजनेस है एक तरह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनके पास, यहाँ पर मार्केट लीडरशिप है, तो डेफिनेटली इसको बाय किया जा सकता है। और गिरता है तो वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव CDSL के होते हुए नजर आएंगे। बाकी लेट्स सी सेकंड फेब को कैसे नंबर आते हैं उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर इसको रिव्यू करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका क्या ओपिनियन है इन 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल के वीडियोज़ नहीं देखें तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।